भी आप आगे बढ़े तो फिर आपके पीछे लोग लग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और आपसे खुल के बोल रहा हूँ, 1974 बैच का मैट्रिक का टॉपर मैं ही था। अच्छा अच्छा, अरे वाह, अच्छा। लेकिन जी नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूँ इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम मिल गया इसलिए बोल रहा हूँ। जो टॉप किया वो थोड़ा मारवाड़ी थे, वो अपना पैसा वैसा खर्चा किए, पोस्ट ऑफिस से कॉपी कहाँ कहाँ गई है सारा चीज, अपना एड्रेस नोट किए और फिर हेरा फेरी किए। तो हमारे पापा जी यही हमको कंसोल किए कि अब जो हो गया तो हो गया, अपना तुम्हारी प्रतिभा कोई नहीं छीनने जा रहा है, बस आगे बढ़ो, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, अपना आगे बढ़ो। जी हाँ, तो जी हाँ। वही जो है, मतलब जो भी है, जो टॉपर था, नाम बोलना अच्छा नहीं लगता है, दोस्ती है सब, क्या करेंगे अब, पीठ में छुरा होगा तो कोई बात नहीं। तो उसका बेटा भी अभी है, नहीं समझे, अपना है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो किसी का बच्चा नहीं है। तो यही भगवान का वरदान है, यही हम कहेंगे, प्रतिभा कभी वेस्ट नहीं जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी सर जो मैं इतना बोल रहा हूँ, ये जो आत्मविश्वास है सर, वही है कि अपने को अपडेट करते रहते हैं सर हर क्षेत्र में, मतलब अभी भी सीखने की चाहत है, भूख है। इसलिए अमिताभ जी कोई भी टॉपिक दे देते हैं तो मैं बेबाक उसमें तैयार हो जाता हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी एक आपकी है, और आपकी क्लैरिटी, हर सब्जेक्ट पे क्लैरिटी बहुत अच्छी है। तो वही सर, कुमार दास जी आ गए। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। प्रोफेसर नीलेश नारायण प्रसाद भी आ गए। अरे वाह, अच्छा अच्छा, आपका स्वागत है। अच्छा, प्रसाद साहब भी आ गए बम्बई से। प्रसाद साहब भी आ गए बम्बई से। अरे बहुत अच्छा हुआ, अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। वो अमेरिका जाने के रास्ता में है। बहुत बहुत उत्साह बढ़ा दिया प्रसाद साहब ने हम लोगों का। सर बाहर जा रहे हैं क्या? बाहर जा रहे हैं? प्रसाद साहब को प्रणाम। हाँ, बहुत अच्छा, हैप्पी जर्नी। आप अमेरिका के रास्ते में हैं। मैं रिक्वेस्ट किया था अमृता से कि पापा को बोलिएगा, वो भी ज्वाइन करेंगे। तो सर इस समय है कहाँ पर? इस समय सर बम्बई में है सर। अच्छा, नहीं बिल्कुल, सर के आने से तो बहुत, मतलब एक सभी में कॉन्फिडेंस बहुत आता है। रौनक आ जाता है, रौनक आ जाती है। 2-3 आदमी, पता नहीं चंद्रेश्वर खान साहब नहीं आए। आप अभी उनको फोन करते हैं। एम प्रसाद साहब से रिक्वेस्ट कर लें कि वो प्रारंभ करवा दें। सर का जो प्रारंभ कर दीजिए होता है वो तो लाजवाब है। हाँ जी, बहुत बहुत सभी को प्रसाद साहब की फ्लाइट कब है? फिर बम्बई से अमेरिका की फ्लाइट कब है? सभी को प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। हमारे ख्याल से शुरू कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सर शुरू कर कर रहे हैं, दिए सर कर रहे हैं, सर इसको इंट्रोड्यूस भी कर देंगे। बिल्कुल। क्योंकि मणि कुमार दास के पास समय कम है, इसलिए अभी बाकी लोग संभालेंगे। उन्होंने सवेरे किया था, तो मैं प्रसाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का शुरू करवा दें। बिल्कुल, अब बिल्कुल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। दास साहब को अनुरोध कर रहा हूँ, जल्दी शुरू कर दीजिए, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। लोग जितना ही ज्यादा सुनेंगे, जितना ही कम औपचारिकता रहेगी, उतना ही ज्यादा सुनेंगे। हाँ जी, तो हम M.K. दास साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, शुरू करें। आज का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 पर आपके मन में क्या विचार है, और बाकी सारे विद्वान लोग भी बोलेंगे।
सारे विद्वान ही हैं, विद्वान ही बोलना उचित होगा। तो दास साहब शुरू करें, दास साहब शुरू करें। जी। तो कल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की पूर्व संध्या पर आप सबका बहुत बहुत अभिवादन है। तो इस साल का जो थीम रखा गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, वो है प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन को किस तरह से हम लोग ये प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके और सभी आयामों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जहाँ तक प्लास्टिक की बात है, आप लोग सब जानते हैं कि आजकल हम लोग करीब 430 मिलियन टन प्लास्टिक एक साल में उत्पादन करते हैं। ठीक है। तो प्लास्टिक आजकल हमारे जीवन में हर जगह यूज होता है, जैसे कार में, घर में, मेडिकल डिवाइसेस में, कपड़े में, शैम्पू में, हर चीज में होता है। हम बताएं। ठीक है। तो प्लास्टिक पोल्यूशन जो है सो मतलब बहुत डिवास्टेटिंग ये कर रहा है हमारे सारे इकोसिस्टम को। प्लास्टिक वेस्ट जो है वो कई तरह से बर्बाद कर रहा है, हमारे वाइल्ड लाइफ को बर्बाद कर रहा है, हमारे हेल्थ को बर्बाद कर रहा है, इन सब को। और हमारे ग्लोबल इकोनॉमी में भी इससे बहुत सी गड़बड़ी हो रही है। ठीक है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में और थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो दिखता नहीं है। ठीक है। आंख से दिखता नहीं है। माइक्रो प्लास्टिक्स जो होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं प्लास्टिक, वो 5 मिलीमीटर से भी कम लेंथ के होते हैं। ठीक है ना। वो हमारे सॉइल मतलब जमीन को, पानी को और हमारे ये बॉडीज को हो जाएंगे बाद में। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी जी, सबको पॉल्यूट करता है। ठीक है। हम मिट्टी, पानी, हमारे शरीर को, सबको वो पॉल्यूट करता है। ठीक है। तो मेन हम लोग प्लास्टिक किस लिए यूज करते हैं कि प्लास्टिक रिलेटिवली चीप होता है। ले जाने में भी बहुत आसान है इसका। ठीक है। और ये बनाया किस चीज से जाता है? ये बनाया जाता है फॉसिल फ्यूल से। ठीक है। और ये कब बनाना शुरू हुआ? इसका मास प्रोडक्शन शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में शुरू हुआ। ठीक है। तो ये आजकल जो है ये इसका हर जगह यूज है, हाउस होल्ड, घर के, हमारे कई अप्लायंसेस में, मेडिकल डिवाइसेस में, सब हर एक चीज में इसका यूज है। ठीक है। और 50 साल में तो ये काफी बढ़ ही गया है और अगले 20 साल में ये कहा गया है कि डबल हो जाएगा। 2040 तक, 43 तक डबल हो जाएगा और 60 तक तिगुना यदि हो जाएगा इसका यूज, यदि कोई एक्शन नहीं लिया गया। इफ नो एक्शन इज टेकन, प्लास्टिक पॉल्यूशन इज सेट टू ट्रिपल बाय 2060 तक। ठीक है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो निकाला गया है और वो बिल्कुल पॉसिबल है, उसको बोला जाता है सर्कुलर इकोनॉमी बनाना। ठीक है। तो सर्कुलर इकोनॉमी पर हम लोग डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हम लोग जो अभी प्लान बना रहे हैं 2040 तक सर्कुलर इकोनॉमी को अपने दुनिया में पूरा लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग क्योंकि ये से हैं ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन से है, तो आपको ये भी बता दें कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन नंबर 76/300 जो 28 जुलाई 2022 को पास किया गया, इसमें एक ह्यूमन राइट जोड़ा गया है। ठीक है। ह्यूमन राइट टू अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ठीक है। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे हमने कहा, जो हम लोग एक सर्कुलर इकोनॉमी
अब लाना शुरू कर रहे हैं। कई तरह से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी शुरू हुआ, फिर लोग बात कर रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आएगा। लेकिन अब हमें किस चीज की बहुत तीव्रता से बात करने की जरूरत है, वो है सर्कुलर इकोनॉमी की। 2040 तक इसको इम्प्लीमेंट करना ही है, ठीक है। इसको यदि हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो सेविंग कितना होगा? US डॉलर 4.5 ट्रिलियन तक का सेविंग हो सकता है, ठीक है। ये हमारे ग्रीन हाउस गैस को कितना से रिड्यूस कर देगा? 25% से रिड्यूस कर देगा। और इसको यदि हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी को यदि हम लोग ये कार्यान्वित करें तो 7 लाख एडिशनल जॉब्स, 7 लाख एडिशनल जो है सो नौकरी ये हम लोग को मिलेगा, दुनिया भर में मिलेगा, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? डेवलपिंग कंट्रीज में ही मिलेगा, ठीक है ना। और हम लोग का लिवलीहुड, हम लोग का जीवन शैली भी बहुत कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। लाखों जो है सो वर्कर्स का ये लाइफ इम्प्रूव कर जाएगा जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, ठीक है। तो हमारा जो अभी का अनसस्टेनेबल मॉडल है, लीनियर इकोनॉमी है, जो लीनियर प्लास्टिक्स यूज जो है, ठीक है ना, प्लास्टिक का यूज किए जाओ, ठीक है ना। तो उससे जो है सो हम लोग यदि बाहर आए तो हम लोग अपने प्लैनेट को, क्लाइमेट को, हेल्थ के लिए, इकोनॉमी के लिए, सबके लिए जो है सो बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये लाइफ साइकिल अप्रोच, एक लाइफ साइकिल अप्रोच होता है, वो बहुत जगह साइकोलॉजी में भी डिस्कस किया जाता है, इकोनॉमी में सब भी। तो प्लास्टिक का भी लाइफ साइकिल अप्रोच हमको देखना चाहिए, ठीक है ना। तो लाइफ साइकिल अप्रोच में शुरू से देखा जाता है, जब उसका प्रोडक्शन हुआ, जब उसका यूज हुआ, और जब वो ये डिस्कार्ड किया गया, ठीक है। ये सब इसी को, सब कुछ को यदि कंसीडर, सब स्टेज को यदि कंसीडर किया जाए तो उसको बोलते हैं एक लाइफ साइकिल। तो प्लास्टिक के लाइफ साइकिल में हर एक जगह हमको देखना है कि किस तरह से प्लास्टिक का यूज कम हो, प्रोडक्शन भी कम हो, ठीक है ना, यूज भी हम लोग को कम करना है। और जब ये डिस्कार्ड करें तो ये हमको बिना हानि पहुंचाए हुए एक अच्छी जगह, अच्छी तरह से इसको हम लोग ये करें, रख सके, ठीक है। तो ऑल स्टेजेस ऑफ प्लास्टिक, फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन टू वेस्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्शन भी प्लास्टिक का ठीक से करना है, कम करना है, कंजम्पशन कम करना है, वेस्ट मैनेजमेंट करना है, और रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक के चलते उसको रिड्यूस करना है, ठीक है ना। वेस्ट जो निकल रहा है उस सबको रिड्यूस करना है। ये हुआ हमको लाइफ साइकिल अप्रोच। अब फिर से हम सर्कुलर इकोनॉमी का थोड़ा और ज्यादा बात करेंगे, लेकिन हम लोग एज ए इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, प्लास्टिक क्राइसिस से निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अपना आवाज को उठा करके जो है सो समाज को इससे, प्लास्टिक के से जो हमारी हानि हो रही है उसको सबको बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम अपनी कंपनी में, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अननेसेसरी प्लास्टिक जो है, मेनली सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, उसको देखें तो उसको बोले जो इसका यूज मत कीजिए, ठीक है ना। जैसे हम कोई ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो अभी भी क्या होता है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक को, ये फलों को कवर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उन सबको हम मना करें, ठीक है। या तो स्टोर मैनेजर से बात करें या सोशल मीडिया में कंपनी के बॉस से बात करें डायरेक्टली, जो आप लोग इसको कम कीजिए, प्लास्टिक के यूज कम कीजिए, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग अपना पैसा लगाते हैं, ये दूसरा एंगल, ठीक है ना। आपके पास कोई रिटायरमेंट फंड है, ठीक है ना, तो उसको आप ऐसे फंड में मत लगाइए जो अनसस्टेनेबल है, ठीक है, जो अनसस्टेनेबल इंडस्ट्रीज में लगा है। मान लीजिए कोई कोल इंडस्ट्री में लगा है या दूसरा कैसे इंडस्ट्री में लगा है जो बहुत पॉल्यूशन कर रहा है, तो उसमें आप मत लगाइए अपना पैसा। अपने फंड मैनेजर को बोलिए कि एक रिस्पॉन्सिबल फंड जिसमें कि कम से कम पॉल्यूशन होता है, ऐसी कंपनी में हमारा पैसा लगाइए, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट 1% 2% थोड़ा जो है सो आपका घाटा मैटर नहीं करता है, लेकिन सामाजिक आपकी जो उत्तरदायित्व है उसको आपको सोचना है, ठीक है ना। तो इस बारे में तो हम लोगों ने भी सोचा है, वर्ल्ड बैंक ने भी सोचा है, और बहुत कुछ अभी शुरू हो गया है, जैसे कि ग्रीन बॉन्ड्स भी आ गए हैं, ठीक है। तो उस सबको हमको थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रीन बॉन्ड्स भी वैसे ही है, जैसे 7% आपको दूसरे बॉन्ड में मिलता है, और लेकिन आपको ग्रीन बॉन्ड में भी 7% मिलेगा, लेकिन आप बोलिएगा दूसरे 7.2% वाले में भी हम नहीं लगाएंगे, और जो ये पॉल्यूशन फ्री कंपनी ये बॉन्ड है, ग्रीन बॉन्ड है, क्योंकि ये हमारा ये जो है सो बहुत ये है इम्पोर्टेंट बॉन्ड है, हमारा समाज को फायदा पहुंचाता है, इसलिए ग्रीन बॉन्ड में ज्यादा पैसा डालेंगे, ठीक है ना। ये सब हमको करना है, ठीक है। उसके बाद जो है पॉलिटिशियंस को भी आपको बताना पड़ेगा जो आप इशू के बारे में केयर करते हैं, ठीक है ना। और आप आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके लिए वोट नहीं करेंगे। पॉलिटिशियंस को भी बताना है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव को भी इस इशू के बारे में बताना है, ठीक है ना। और कई इनिशिएटिव्स दुनिया भर में हो रहे हैं, जैसे प्लास्टिक स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव है, दुनिया भर में है, तो उसको जो है सो हम अपनी सिटी को बोले जो आप उसको ज्वाइन कीजिए, और तरह तरह से दूसरा जगह जो नॉलेज ये आ रहा है, दूसरे जगह नॉलेज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो उस सबको अपने यहाँ भी यूज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो अपने सिटी ऑफिशियल्स को बोलिए उसको ज्वाइन कर, ठीक है। इसी तरह से जैसे है शेयर सॉल्यूशंस, जैसे आपको कोई पता चला रिसर्च के बारे में, तो उस रिसर्च के बारे में आप बताइए, ठीक है। कोई नया इनोवेटिव सॉल्यूशन आया, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी जैसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर में है, वेस्ट मैनेजमेंट का ये लोग नया नया तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना। एक जो है सो आ रहे हैं इंडस्ट्रीज उस पर, ठीक है ना, वेस्ट मैनेजमेंट पर, तो उन सब के बारे में लोगों को बताइए, ठीक है। ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में लोगों को बताइए, सोशल मीडिया पर में भी बताइए, ठीक है ना। तो जैसे कि लोकल कोई प्लास्टिक क्लीन अप कोई ग्रुप है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो प्लास्टिक आप जगह जगह से ले करके एक ग्रुप में जा करके प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं, डिस्पोज करते हैं, ठीक है। तो जो इस तरह का कई वॉलंटियर ग्रुप हो सकता है, उस सबको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कोई चैरिटीज है जो प्लास्टिक सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको भी पैसा दे सकते हैं उस चैरिटीज, ठीक है ना। और अपना बिहेवियर टू अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स व्हेरेवर पॉसिबल, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक जहां आप यूज करते हैं अपने बाजार जाने में, ठीक है, तो वो सब आपको अपना बिहेवियर में चेंज लाना है, वो सब नहीं यूज करना, ठीक है ना। अपना बैग दूसरा कोई कपड़ा का थैला है वो ग्रोसरी स्टोर में ले जाइए, ठीक है ना। और जो बहुत ज्यादा ओवर पैकेज किया हुआ प्रोडक्ट हो प्लास्टिक से, वो सब यूज मत कीजिए, ठीक है ना। और उसके अलावा एक ये है, अभी जो हम लोग ये देखेंगे 3 तरह का रीयूज रिसाइकिल, ये 3 तरह का कंसेप्ट आ गया है। उसी में एक है कि अभी परचेज आइटम्स विथ एक्सटेंडेड वारंटीज, ऐसा आइटम खरीदिए जिसमें कि एक्सटेंडेड वारंटी है, 1 साल की जगह 4 साल का वारंटी है, एंड दैट कैन बी रिपेयर्ड एंड रिपेयर किया जा सकता है, उस आइटम को रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग रिपेयर करके भी यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज का आपको देखना है कि उसका लाइफ जो है तो बड़ा हो, ये नहीं कि फिर से प्लास्टिक का और एक ये प्रोडक्ट खरीद लिए और उसको यूज करने लगे, ठीक है ना। तो एक्सटेंडेड वारंटी वाला प्लास्टिक का प्रोडक्ट आप लीजिए, ठीक है ना। और जब वो एकदम से टूट जाए तो उसको जो है सो किसी अच्छे रिसाइकलर के पास दीजिए जो उसको अच्छे से उसको डंप करे, ठीक है, जब प्रोडक्ट ये, ठीक है ना। और जो है सो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको होप नहीं ये करना है। यदि हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी को अडॉप्ट करेंगे तो 2040-2060 तक बहुत कुछ हम लोग रिडक्शन ला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब ये देखते हैं एनजीओज, फेथ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे चर्च, मंदिर वगैरह, और कम्युनिटी ग्रुप्स, वो सब भी इसके लिए हेल्प कर सकते हैं,
ठीक है ना, ये सब के लिए वो हेल्प कर सकते हैं। वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स एमएलए एमपी सबको कह सकते हैं कि ऐसे लॉ बनाओ जिससे कि प्लास्टिक का यूज कम हो, ठीक है, और लोकल जो रिसाइकलिंग होता है वो और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, और जो कंपनी ये प्लास्टिक्स का यूज कम कर रही है उन कंपनीज को इनको इनकरेज करें, ठीक है। तो इन सब में एनजीओ हेल्प कर सकती है, ठीक है ना। जो भी आइडियाज एंड रिसर्च है जो प्लास्टिक्स को रिप्लेस करने वाला वो सब सबको बताना है, ठीक है ना। और रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स जो है इसके पास जा करके ये करना है, प्रेशर डालना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं यूज करें, ठीक है। और जैसे कि है फ्री पब्लिक वाटर फाउंटेन्स, फ्री पब्लिक वाटर जो है सो अवेलेबल कराया जा सकता है जिससे कि लोग ये प्लास्टिक का बॉटल्स लेके नहीं घूमे, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स लेके नहीं घूमे, ठीक है। तो ये सारे चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे टेक्निकल सॉल्यूशंस सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी के लिए आजकल अवेलेबल है। तो पूरे लाइफ साइकिल में वो हमको देखना है, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन से लेकर के उसका वेस्ट मैनेजमेंट सब में जो है सो हम लोगों को इस तरह से करना है कि यूज कम से कम हो, ठीक है ना, और प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम दूर कर सके, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसमें सर्कुलरिटी के लिए मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। सेकेंड हैंड और रिसाइकल्ड जो ये आएंगे प्लास्टिक्स के जो रिसाइकल्ड मटेरियल आएंगे उनको हम उनके लिए हमको मार्केट बनाना है, मार्केट तैयार करना है, ठीक है। और मेन जो ये आया है स्लोगन आया है सर्कुलर इकोनॉमी का वो है रीयूज, रिसाइकिल एंड रीओरिएंट एंड डाइवर्सिफाई। मतलब कई जगह आपको रीयूज कर जैसा करना है प्लास्टिक्स का, कई एक जगह उसको रिसाइकिल करने के सोचना है और कई एक जगह रीओरिएंट करना है, मतलब उसको रिप्लेस करने की सोचना है प्लास्टिक्स का। तो ये तीनों हम लोग कर सकते हैं, रीयूज, रिसाइकिल और रीओरिएंट, तीनों हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 10-20 साल में हम लोग जो है सो सारे सॉल्यूशंस हमारे जो निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसा कि हमने फिर से याद दिला देते हैं, अभी हमारे दुनिया में करीब 430 मिलियन मेट्रिक टन का प्लास्टिक हर साल यूज हो रहा है, 430 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है ना, जिसमें कि 2/3 जो है वो शॉर्ट लिव्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, और तुरंत वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। उसमें से 2/3 शॉर्ट लिव प्रोडक्ट्स हैं जो कि तुरंत वेस्ट हो जाते हैं। एंड ए ग्रोइंग अमाउंट 139 मिलियन मेट्रिक टन जो है अभी वो सिंगल यूज प्लास्टिक्स ही है, ठीक है। तो इन सब पर हमको ध्यान दे करके रिड्यूस करना है। तो आजकल रिसर्चर्स बहुत सारा डाटा जो है सो इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा एफर्ट्स चल रहा है प्लास्टिक्स के यूज कम करने के लिए। तो रिसर्चर्स जो है अभी पूरा ये करते हैं, इकोनॉमिक्स के रिसर्चर्स देखते हैं कि सारा सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन का क्या क्या सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट हो रहा है, ठीक है ना। केमिकल्स जो है उससे कितना हेल्थ डैमेज हो रहा है, ठीक है ना, प्लास्टिक से कितना हेल्थ डैमेज हो रहा है उसको भी क्वांटिफाई किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह से हमारे इकोसिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको भी क्वांटिफाई किया जा रहा है, कहाँ कहाँ जो है सो हमारे इकोसिस्टम मतलब हमारे पेड़ पौधे और ये सब पर भी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको भी इकोनॉमिकली ये किया जा रहा है, ठीक है ना। और रिसर्च से पता चला है कि प्लास्टिक्स जो है सो कुछ सालों में ही 19% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस GHG एमिशंस जो है उसका 19% प्लास्टिक से ही होगा। और हम लोग जो है सो 1.5% ये बढ़ोतरी जो है
2040 तक उससे ज्यादा नहीं अलाउ करने देना है टेम्परेचर, राइट? वो भी हम लोग नहीं पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना? उसके लिए भी प्लास्टिक्स पॉल्यूशंस को दूर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लिटिगेशन भी अभी बहुत शुरू हो गया है प्लास्टिक्स के अगेंस्ट में, कि आप जो हम लोग जो प्लास्टिक्स का यूज कर रहे हैं तो ये हमारे इकोसिस्टम को फलाना घाटा हो रहा है, हम लोग को हेल्थ को इतना घाटा हो रहा है। तो करीब $20 20 बिलियन का जो है सो के वेल्थ का जो है सो पोटेंशियल लिटिगेशन चल रहा है दुनिया भर में, ठीक है? नहीं, 2022 से 2030 के बीच में अनुमान है कि $20 बिलियन के कॉर्पोरेट लायबिलिटीज के पर में लिटिगेशन चल रहा है, जिसमें कि $20 बिलियन का नुकसान हो सकता है कॉर्पोरेट्स को। इस तरह का लिटिगेशन चल रहा है, ठीक है ना? तो ये लॉ सूट्स क्या बताते हैं कि टेंशन चल रहा है, ठीक है ना? ऐसे सोसाइटी जो हैव नॉट्स हैं और खास करके हम लोग के का जो डेवलपिंग है नेशंस जो है, उन सब के को जो सोशल ये हेल्थ कॉस्ट जो बियर करना पड़ रहा है, उस सब में एक टेंशन चल रहा है, ठीक है ना? तो जैसा हमने बताया ही था, इसी के लिए एक हमारा यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट भी अब आ गया है टू अ क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, ठीक है? ये 28 जुलाई 2022 को पास कर दिया गया, ठीक है? तो इसके अलावा अब जो है तो हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ठीक है? अंडर द अभी हम लोग को सिस्टम्स चेंज व्यू देखना है, जो सर्कुलर इकोनॉमी व्यू है वो सिस्टम्स चेंज व्यू है। तो ये इसमें हमको क्या करना है, नया मटेरियल कम से कम जो है सो नया प्लास्टिक मटेरियल कम से कम इकोनॉमी में जाए, ठीक है ना? खास करके शॉर्ट लिव प्रोडक्ट्स जैसे कि सिंगल यूज वाला सब जो है, उसमें हम लोग देखे सोचे कि कम से कम आधा से ज्यादा वो कम हो जाए, ठीक है ना? ये हम लोग को सोचना है। और यदि हम लोग 27% रियूज और रिसाइकलिंग यदि कर सके तो हम लोगों का जो है सो प्लास्टिक वेस्ट करीब 80% घट जाएगा, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक्स तो जो है वो भी तो बहुत ज्यादा ना ये हो रहा है, आ रहा है इन्वायरमेंट में, ठीक है ना? तो 27% यदि उसको घटा सके तो प्लास्टिक वेस्ट जो है 80% घट सकेगा, ठीक है? तो अब हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि ये सर्कुलर इकोनॉमी का जो इंडस्ट्रीज होगा और उसका फाइनेंसिंग जो होगा, तो उसके बारे में सोचते हैं कि उसको वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है? तो 5 सर्कुलर बिजनेस मॉडल्स जो ये भी आए हैं, ठीक है ना? तो वो आए हैं सर्कुलर सप्लाईज, रिन्यूएबल एनर्जी और रिसाइक्लेबल इनपुट्स की सप्लाई, ठीक है? ये पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ रिसाइक्लेबल सप्लाईज। दूसरा आया है रिसोर्स रिकवरी ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज एनर्जी को भी और कुछ रिसोर्स को भी जो है सो हम लोग जो ये प्रोसेस में है उसमें से निकाल देंगे, ठीक है ना? पहला था प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलर सप्लाईज, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी और रिसाइक्लेबल इनपुट्स को डालें, रिसोर्स को रिकवरी करें। तीसरा है प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन, ठीक है ना? रिपेयर और अपग्रेड करते हुए प्रोडक्शन कंपोनेंट्स को प्रोडक्ट का लाइफ हम लोग बढ़ा दें। उसके बाद है हमारा शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना? कहीं कहीं हम लोग जहाँ शेयर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? ऑनरशिप कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए प्लास्टिक्स का घर बना हुआ कोई घर है या कोई ये पानी रखने का है, ठीक है ना? तो या कार है, तो सबका हम लोग ये शेयर्ड यूज करें, ठीक है ना? और आजकल जो आ गया है यूज ऑफ प्रोडक्ट एज ए सर्विस जो आ गया है, वो भी हम लोग करें। जैसे कि ये होटल्स जैसे हैं, होटल्स पहले प्रोडक्ट थे लेकिन अब सर्विस हो गए हैं, दूसरे कंपनीज जो है सो उसको ये कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऐसे थोड़ा दिन के लिए यूज करें फिर दूसरा कोई यूज करें, तो इसी को प्रोडक्ट एज ए सर्विस, ये सब सर्कुलर इकोनॉमी में जो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो फाइनेंसर्स को भी देखना है कि जो उनके पास जो सर्कुलर इकोनॉमी का बिजनेस प्रपोजिशन आया है, तो ये नहीं देखें
कि उन लोगों के पास जो है सो क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं, कोलेटरल है कि नहीं, देखना है कि इससे समाज को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और जो है सो सेकंड है मार्केट्स को डेवलप करना है, सप्लाई चेन्स को भी जो है सो अपस्केलिंग के द्वारा ये करना है, ठीक है ना। रिसेल जो है सो रिसेल हो सके वो सब भी, और किसका क्या रिसेल वैल्यू होगा वो सब भी कंसिडर करना है, ठीक है ना। तो ये सब करना है और जो है सो और बाकी फाइनेंस का और न्यू प्राइसिंग टूल्स जो है वो सब करना है। और ये वर्ल्ड बैंक काफी कुछ कोशिश की है, रिजर्व बैंक भी काफी कुछ कोशिश की है, रिजर्व बैंक भी जैसे कि ग्रीन बॉन्ड्स ले आई है, ठीक है ना। तो ये सब लोग जो है सो फाइनेंसिंग का भी ये का जो अच्छे से अच्छे रिसर्च होता रहे और अच्छा से अच्छा जो है सो ये प्लास्टिक्स का हम लोग सप्लीमेंट भी कर सके और कम से कम यूज ठीक कर सके। तो अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, ठीक है ना। तो अब जो है सो ये दूसरे लोगों को ये करेंगे, ठीक है ना। ये थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने प्लास्टिक के बारे में बताया कि और ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, इसको आपने प्लास्टिक के इस अवसर पर बताया कि जो इस साल का थीम है वो ये है कि प्लास्टिक का प्रयोग हम कैसे करें। तो बहुत अच्छा आपने बताया सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मैं बताना भी चाहूंगा, फिर उसके बाद आपसे एक आध अगर आप पे समय होगा तो प्रश्न भी पूछूंगा। सर जैसे ये है कि प्लास्टिक जो है, वैसे कहते हैं कि केमिस्ट्री में एस्टर्स होते हैं, एसिड और अल्कोहल के प्रयोग से कॉम्बिनेशन से बना लेते हैं। फिर पॉलीमर्स भी हैं प्लास्टिक्स, जैसे पॉलीथीन है, CS2 मतलब इथिलीन होती है, इथिलीन का अगर पॉलीमराइजेशन करें तो पॉलीथीन बन जाती है। और इसी तरीके से कई हाइड्रोकार्बन्स हैं जो पॉलीमराइज होके प्लास्टिक बनाते हैं। और इसके साथ दुर्भाग्य ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एक बार पड़ गया तो फिर नष्ट ही नहीं होता। आज दुनिया की जो आयु है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स हो गई है, 4.5 अरब वर्ष के लगभग हो गई है। और उस मतलब, और ये जो प्लास्टिक्स हैं ये मनुष्य के सभ्यता के विकास होने के बाद ही आ पाए हैं। और तो ये जो भी हम प्रयोग करते हैं वो सब समुद्र में जा रहा है, जमीन में जा रहा है, पानी में जा रहा है, हमारे शरीर में जा रहा है, जानवरों के शरीर में जा रहा है, चिड़ियाओं के शरीर में जा रहा है। तो इस प्रकार से प्लास्टिक एक गंभीर समस्या बन गया है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि प्लास्टिक के उपयोग से सॉइल पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है। इसमें ये इसके बाद ये है कि इससे जो नुकसान हो रहा है उससे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो प्लास्टिक्स है जो एक ही बार उपयोग किए जा सकते हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे भी प्लास्टिक्स हैं जिसको बाद में रिसाइकिल कर देते हैं। तो हमें अगर प्लास्टिक का उपयोग ही करना है तो हम एक ही बार जो प्रयोग किए जाते हैं उनको अवॉइड करें। सरकार को भी जो है इसमें कड़े नियम बनाने चाहिए। जो हमारी मिट्टी है वो मिट्टी से ही हम पैदा हुए हैं, मिट्टी से ही पौधे पैदा हुए हैं, और ये मिट्टी का पोल्यूशन करता है, यानी मिट्टी को डिस्ट्रॉय करता है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। इसके जो इसका ऑक्सीडेशन होता है उससे जो गैसेस निकलती है। और अगर हमारी मिट्टी खराब हो गई, मिट्टी बेसिकली ये सिलिकेट्स हैं, तो अगर ये उसके ऊपर जो टॉप सॉइल होती है, ह्यूमस वगैरह होता है, उससे मिट्टी का विकास होता है। और ये प्लास्टिक जो है मिट्टी को ही खराब कर रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या ये कि हम मिट्टी को अपने बचाएं। अगर मिट्टी बची रहेगी तो हम भी बचे रहेंगे, जंतु भी बचे रहेंगे, प्लांट्स भी बचे रहेंगे। दूसरे ये है कि इससे प्लास्टिक से जल प्रदूषण को बढ़ रहा है। हमारा बॉडी में कम से कम 90% हमारा पानी है, और पानी ही लाइफ है। प्लेनेट्स में भी देखा गया है जहाँ पानी है वहीं लाइफ है। अभी तक हमारा यही अनुमान है कि लाइफ केवल हमारे अर्थ में ही एग्जिस्ट करती है, उसका मेन कारण हमारा पानी ही है। तो ये प्लास्टिक जो है ये पानी को पल्यूट कर रहा है, और जिसके कारण जो है जीव जंतुओं को खतरा होता जा रहा है।
प्लास्टिक के उत्पाद काफी हल्के होते हैं, जिसके कारण वे हवा के संपर्क में आकर उड़कर इधर-उधर चले जाते हैं और इससे कि पानी में जब ये जाते हैं और कहा जा रहा है कि समुद्रों में इतना प्लास्टिक इकट्ठा हो गया सारी दुनिया के समुद्रों में कि इससे हमारा जीवन खराब हो रहा है। यानी कि प्लास्टिक हमारे ब्लड में आ गया है और अगर ये ब्लड में आ गया तो इससे कैंसर भी होगा और भी ब्लड संबंधी कई प्रॉब्लम हो रही हैं और होंगी भी। आगे बड़ा खतरनाक समय आने वाला है और इसको हमें रोकना होगा। तीसरी बात ये है कि सर पेड़ पौधों का विकास रुक रहा है। एम आई ऑडिबल? अमिताभ जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अरे सर हम थोड़ा अभी ये दो वीडियो वर्मा जी को हम बोलेंगे कि वर्मा जी 2 वीडियो और दिखा दे। हाँ दिखा ले सर, बिल्कुल दिखा ले, बिल्कुल। अभी मैं बाद में बोल लूंगा। वर्मा जी दिखाइए सर। हाँ नहीं, आगे की कार्यवाही वर्मा जी वीडियो तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं। ये बड़ा भेग वर्ड है कि सॉइल को डिस्ट्रॉय कर रहा है प्लास्टिक। सबसे पहले पर्टिकुलरली आपको समझना होगा कि कितने माइक्रोन तक डिस्ट्रॉय कर रहा है। सबसे पहले 50 माइक्रोन तक के जो प्लास्टिक है वो डेंजरस है, हजार्डस है हमारे लाइफ के लिए। कुछ कंट्रीज ने 50 रखा है, कुछ ने 75 रखा है, बट द मोस्ट सेफेस्ट इज 120 माइक्रोन। 120 माइक्रोन के ऊपर 50 डिग्री का टेम्परेचर भी पर वो पॉल्यूट नहीं होगा। ये जो आप कह रहे हैं मिट्टी सॉइल खराब हो जा रही है, 50 माइक्रोन 70 80 100 के नीचे वाले जमीन में सटे रहते हैं और ये जब टेम्परेचर जब पड़ता है तो इससे वेपर गैस निकलती है जो मिट्टी के नाइट्रोजन को कम कर देती है, जिससे सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जो टॉपिक है हम लोग का आज का सॉल्यूशन टू प्लास्टिक सॉल्यूशन बड़ा भेग टॉपिक है। 100% प्लास्टिक इरेडिकेट हो ही नहीं सकता है, चाहे कितनी भी एडवांस कंट्री है। इसको स्पेसिफिक गवर्नमेंट क्यों नहीं कराता? जब थीम बनाई जाती है तो थीम में एक जनरल भेग बना दिया जाता है टॉपिक, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक की बकेट हो, टब हो, वाटर टैंक हो, कभी भी हजार्डस नहीं होगी, चाहे उसको 50 डिग्री या 70 डिग्री टेम्परेचर पर ओपन फील्ड में रख दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। आप प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते हैं, प्लास्टिक के टेबल पर बैठते हैं और अब प्लास्टिक। तो ये हमको सबसे पहले जो समझना है कि व्हाट इज प्लास्टिक, ये क्या है? प्लास्टिक इज नथिंग बट अ पॉलीमर। और पॉलीमर जो होता है वो मेनी यूनिट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, रबर है, फिर सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोज है, ये सब की मिक्सर करके किया जाता है। और ये प्लास्टिक है स्पेसिफिक है। एक्चुअली इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा पीएचडी में टॉपिक में पैकेजिंग पर पीएचडी था, उसमें एक चैप्टर प्लास्टिक पर ही था। तो इसमें हमारे पीएचडी का प्लास्टिक का आज 12 साल के बाद मैंने फिर अपना थीसिस निकाल के पढ़ना शुरू किया कि हमने प्लास्टिक पर क्या क्या रिसर्च किया। तो 3 तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोस्टेट प्लास्टिक, एक इलास्टोमर प्लास्टिक और एक तीसरा है थर्मोप्लास्टिक। इन तीनों प्लास्टिक में सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कितना डेंसिटी है उसका। ये जो हम बात कर रहे हैं कि जिससे डिजीज हो रही है, ये 120 माइक्रोन से नीचे वाली प्रॉब्लम कर रही है हमको। और इसमें एक ही स्लोगन दिया जाता है कि ये ह्यूमन बिहेवियर प्रॉब्लम है, न कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है। हमारी बर्ताव और बिहेवियर जो है इसके चलते हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट जो है का रोल कभी भी क्लियर नहीं होता है। अगर आप प्लास्टिक को हटा दीजिएगा तो कल से आपका सुधा का दूध नहीं आएगा, कल से आपका घी नहीं आएगा, सारी चीज ही नहीं आएंगी। इसमें समझना पड़ता है कि कौन से प्लास्टिक में पीवीसी है, कौन सा पेट है, कौन पॉलीइथिलीन है, कौन पॉलीप्रोपिलीन है, कौन पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट है, कौन पॉलीइथिलीन नेफ्थोलेट है, कौन पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। इसकी देखिए इतने स्पेसिफिक है। और ये जब दोनों मिक्स कर दिया जाता है तो ये इतना ड्यूरेबल हो जाता है कि इस पर कोई टेम्परेचर का, किसी हजार्डस हेल्थ का कभी अवसर अंतर नहीं आने वाला है। जिसमें लो डेंसिटी भी है, हाई डेंसिटी भी है पॉलीथीन। और सबसे सेफेस्ट जो प्लास्टिक के अंदर आ रहा है वो पेट प्लस पेन। पेट इज पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट और पेन इज पॉलीथीन नेफ्थलेट। दोनों को मिला देने के बाद क्या होता है, ये इंप्रूव हो जाता है स्ट्रेंथ। और इनर्ट इन नेचर, इनर्ट इन नेचर में ऐसा हो गया जैसे ग्लास को हम लोग बोलते हैं इनर्ट इन नेचर। पहले दवाई आपने देखा होगा ग्लास की बोतल में आती थी, अब पेट की बोतल में आने आ रही है। तो ये पेट बोतल नहीं है, इट इज पेट प्लस पेन। इसमें इतनी रिसर्च हो रही है कि कॉमन मैन, लेमैन नहीं समझ पा रहा है इस चीज को कि कौन प्लास्टिक हजार्डस है, कौन नहीं है। मैं एक सिंपल फॉर्मूला आपको देता हूँ, जिस प्लास्टिक में जितना इलास्टिसिटी होगा वो उतना हजार्डस होगा। पॉलिथीन जो आप लोग देखते हैं उसको खींचिए, देखिए कितना इलास्टिक है। जरा मोटा प्लास्टिक उठा के खींचिए तो इलास्टिसिटी 0। सो मोर इलास्टिसिटी मोर हजार्डस, लेस इलास्टिसिटी लेस हजार्डस। ये आपके सवाल का जवाब रहा।
नहीं, बहुत अच्छा बताया सर आपने कि बहुत अच्छा आपने जवाब दिया सर कि लेकिन प्लास्टिक आज हमारी जीवन का एक पार्ट ही बन गया, यानी कि आज से करीब 40-50 साल पहले आप जो जो हमारे बीच में सीनियर सिटीजन्स है वो जानते होंगे प्लास्टिक चलता ही नहीं था। लोग लेकिन आज ऐसा है कि अगर मैं खुद भी सब्जी लेने जाता हूँ, दूध लेने जाता हूँ, मिठाई लेने जाता हूँ, अगर थैला नहीं है तो वो सामान नहीं आ सकता। अच्छा, गवर्नमेंट भी जो बैन लगाती है उसके जो वो वर्ग, वो अफसर्स या वो नीचे के ऑफिशियल जो मार्केट में दुकानदारों के टच में है, एक तरफ तो बैन भी है लेकिन दूसरी तरफ से अलाउड भी होता है, और खुद आदमी समझता है कि यार अगर ये बिल्कुल रुक गया तो हमारी जीवन रुक जाएगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सर ओवरऑल अगर आप देखें प्लास्टिक का प्रयोग हम, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, अगर कचरे के रूप में भी आ जाएगा फिर ये कचरा साफ कैसे होगा? अगर हम इसको जला देंगे तो जलाने से क्या होगा, फिर हमारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगी, और क्योंकि कार्बन जिसमें भी होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनेगी। प्लास्टिक में भी कार्बन तो मेन एलिमेंट है ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लास्टिक। तो ये सवाल ये उठता है कि हमें बीच का रास्ता निकालना होगा। बिल्कुल बैन तो नहीं कर सकते, जैसे आपने भी कहा कि आज आप चाहे अमूल का दूध ले लें, पराग का दूध ले लें, सुधा दूध ले लें, जो आपके बिहार में बड़ी कॉमन है, तो ये फिर और या कोई पैकेजिंग ले लें, सब जगह प्लास्टिक है। तो आपने जो बहुत अच्छी बात अभी बताई कि जो इलास्टिक वाले प्लास्टिक्स हैं वो दे आर वेरी हार्मफुल, और जो ए वन टाइम यूज वाले प्लास्टिक्स हैं दे आर वेरी हार्मफुल। तो कहीं ना कहीं हमें इक्विलिब्रियम या सामंजस्य की राह में चलना होगा कि हम किस प्रकार के प्लास्टिक को बिल्कुल तो रोक नहीं सकते लेकिन इसका मिनिमम उपयोग करें। बहुत साल पहले हम प्लास्टिक इस्तेमाल, ये पॉलीमर, ये प्लास्टिक्स या इस तरह के जो पदार्थ हैं उनका उपयोग नहीं होता था, लेकिन आज लाइफ इतनी तेज हो गई है, इतनी एडवांस है, किसी के पास समय नहीं है, कौन हर बार बैग लेके जाए। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह से हम प्लास्टिक का उपयोग मिनिमाइज करें, और साथ ही साथ ऐसे प्लास्टिक को बढ़ावा दें जो आपने अभी माइक्रोन या इसकी थिकनेस के बारे में बताया। 120 माइक्रोन, हाँ बिल्कुल 120 माइक्रोन के ऊपर आप सेफ हैं। अच्छा, तो आपका और जो यूज की बात कर रहे हैं सर, आप जो यूज की बात कर रहे हैं, यूज पर क्यों जाते हैं? आप ग्राउंड प्रॉब्लम क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? क्यों मैन्युफैक्चरिंग को लाइसेंस दे रही है गवर्नमेंट? प्लास्टिक मैन्युफैक्चर जो कर रहे हैं उसको क्यों नहीं पकड़ रही है? कंज्यूमर को क्यों पकड़ रहे हैं आप? यूजर को क्यों पकड़ रहे हैं? जी जी, शुरुआत कहाँ हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मैन्युफैक्चर को लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? आप यूजर को क्यों पकड़ रहे हैं? सेलर को, रिटेलर को, होलसेलर को क्यों पकड़ रहे हैं? मैन्युफैक्चर को पकड़िए ना। क्यों देते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऐसी प्लास्टिक का जो 120 माइक्रोन से नीचे का है? थोड़ा सा एक लाइन मैं भी इसमें जोड़ दूं। जी जी। हाँ, अभी आजकल हम लोग ये इसको वेस्ट जो जितना भी प्लास्टिक्स है उसको अप टू 10 to 15% हम लोग रोड वगैरह के बनाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दे आर फाइंडिंग नाउ यूजर्स इन डिफरेंट वेज। तो जो वेस्ट भी जा रहा है उस वेस्ट का भी हम लोग यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। तो सिंगल यूज केवल करके अगर हम लोग छोड़ दे रहे हैं तो उतना हैजार्डस हमारे लिए नहीं है। मल्टीपल यूज में हैजार्डस हो जा रहा है। नीचे वाले भी जो 120 से नीचे भी माइक्रोन वाले हमारे हैं, सो तो मल्टीपल यूजेस जो हम लोग कर पा रहे हैं वेस्ट के रूप में, उसको अगर ध्यान में रखें तो फिर समस्या का सॉल्यूशन कुछ वहां से भी निकल सकता है हम लोग का। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर आज इतनी रोड्स बन रही हैं तो हम वहाँ पे जो कचरे को इधर उधर कचरे का पहाड़ बन जाता है और फिर वो कई तरह से नुकसान करता है। तो इसका जैसे आपने रोड्स में इसके इस्तेमाल में बताया, उस तरह से अगर करें तो इसके जो कचरा है उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। मैं थोड़ा सा वर्मा जी से अभी बना रहे हैं ना जी सर, जो ब्रिक्स बना रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल, उसमें भी उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन ऑफिस पार्टीशन में यूज कर रहे हैं। ऑफिस पार्टीशन, जी ऑफिस पार्टीशन में यूज कर रहे हैं जी। कैंपस में यूज कर रहे हैं। मल्टीपल यूजेस हम लोगों के हैं। अब उनको हम लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है वो देखना है बेसिकली। एरेडिकेट तो आप 100% नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा आप देखिए सर, जैसे पहले हम लोग मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे
और बीच में आपके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो रेल मिनिस्टर बने, तो उन्होंने रेल प्लेटफॉर्म पे कुल्हड़ लाए, लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी एक अच्छी बात थी। उस तरह से वहां पे जो छोटे उद्योग वाले थे उनको रोजगार भी मिला और एक तरह से पोल्यूशन भी कम हुआ। तो दूसरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि सर, प्लास्टिक के कारण जानवरों में बीमारी फैलती है, ये बड़ा इसका दुरुपयोग है कि प्लास्टिक के प्रमुख नुकसान में से जानवरों में बीमारी फैलना या जानवरों की मृत्यु है। जहां ये बीमारी पाया नहीं गया सर, है, मर जा रहे हैं, चोक हाँ, करके वो मर जा रहे मर हैं। जा रहे हैं, हाँ, इंटेस्टाइन में उनके फंस जाता जी है वो, बिल्कुल बिल्कुल सही। जी और जैसे जो कुछ लोग जो हैं धार्मिक हैं, वो गाय को रोटी खिलाते हैं, तो क्या होता है कि वो प्लास्टिक के साथ ही दे देते हैं, उनको जी ज्यादा पता नहीं है, तो उससे क्या होता है वो प्लास्टिक उसके जानवर की बॉडी में चला जाता है और फिर वो जानवर कुछ दिनों के बाद एक्युमुलेट होता है तो वो मर जाता है। तो जी इस बात को भी हमें देखना होगा कि खास तौर पे शहरों में सर, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ है कि जैसे गौवंश की सुरक्षा को लेके सड़कों पे बहुत से आवारा पशु आ गए हैं, तो और ये आवारा पशु खेतों में भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक्सीडेंट भी कॉज कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ बात यह है कि जो गवर्नमेंट की नीति है, अगर इसमें जनता भी सहयोग करे तो इस तरह से जो जानवर इधर उधर घूमते हैं, इनको अगर सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया जाए तो इससे भी क्या होगा कि एक तो ये प्लास्टिक या नहीं खाएंगे और दूसरे की एक्सीडेंट भी कम होंगे, और खेतों की भी रखवाली करने के लिए या जो किसानों को बहुत समय अपने फसलों को बचाने से में लगाना पड़ता है। और दूसरी बात ये हो रही है यूपी के अंदर तो जो सांड है यानी कि जो मेल काऊ है, उससे भी बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये तो वो आदमियों को भी मार देता है, तो खास तौर पे बूढ़े और बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बात हो रही है आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, और इसमें जो थीम है इस साल का वो तो प्लास्टिक का है। अदरवाइज आप देखें सर, तो अगर केवल जो हमारी नॉलेज है उसमें पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें कि लाइफ है, और उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ अच्छी मिट्टी है, हमारे यहाँ अच्छा पानी है, हमारे यहाँ हवा है, हवा पानी मिट्टी इसी से लाइफ बनी है। और जो भी पोल्यूशन है वो सिविलाइजेशन के साथ प्लास्टिक तो एक काइंड का पोल्यूटेंट है, ऐसे कितने पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, और उन पोल्यूटेंट्स के कारण मिट्टी भी खराब हो गई है लगभग। और इकोलॉजी में आप देखें कि क्लाइमेट चेंज के कारण वेदर अनसर्टेन हो गया है। इस बार मई में लू बिल्कुल चली नहीं, और कहते ये हैं कि अगर नॉर्थ का टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं होगा तो मानसून भी इफेक्टिव नहीं होता। अब क्या होता है ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन पोल्यूशन के कारण जो है बहुत प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ये उसमें से प्लास्टिक का उपयोग है जो इस साल के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम में एक विषय रखा गया है कि हम इसका प्रयोग कम कैसे करें। लेकिन हमें यहाँ पे भी ये सोचना होगा, खासतौर पे हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को, जिसकी हमारी आबादी जो है का विश्व में सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है उसमें नंबर 1 पे हम आ गए हैं। तो अगर हम इस आबादी को एक अच्छे स्किल्ड या नॉलेजेबल ग्रुप बना के इसको बना दें तो यही आबादी हमारे लिए एक फायदा होगा, नेशन के लिए एडवांटेज होगा। अदरवाइज बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी एक प्रकार का पोल्यूशन ही है। तो यहाँ पर हमें आज जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की पूर्व संध्या है, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हम किस प्रकार से पोल्यूशन को कम करें। प्रदूषण केवल प्लास्टिक से नहीं होता, कई कारण इसके होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एसिड रेन इसका उदाहरण है कि जहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैसेस हवा में जा रही हैं। जब ये पानी जो एयर का मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करती है तो एसिड बन जाता है, और एसिड बनने से क्या होता है, हमारी एयर भी खराब होती है, हमारी सॉइल भी खराब होती है, हमारा वाटर भी खराब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और खासतौर पे सर कहते हैं कि ये पोल्यूशन के कारण हमारे जो युवा हैं उनको साइकोलॉजिकली भी उनका माइंड प्रभावित हो रहा है। जैसे कहते हैं कि मनुष्य जो है वो बॉडी लेवल पे रहता है, मनुष्य जो है
इंटेलेक्चुअल लेवल पे रहता है, मनुष्य जो है इमोशनल लेवल पे रहता है, और सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट लेवल है ह्यूमन बीइंग्स का वो है स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो एक लेवल है जिसपे कि मनुष्य अपना जो उसका पर्पस है लाइफ का उसमें उसको पूरा करता है। तो अगर जो बॉडी लेवल पे लोग रहते हैं तो वो बॉडी लेवल पे रहने वाले लोग आज ये सोचें कि किस प्रकार से हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएं, और अगर हमारा इन्वायरमेंट बचा रहेगा तो हमारे यूथ भी सेव रहेंगे। आजकल डिप्रेशन हो रहा है। अब आप कहेंगे कि डिप्रेशन का और इसका पोल्यूशन का क्या रिलेशन है? कहते हैं कि जैसा आप खाना खाएंगे वैसे ही आपका मन होगा, वैसी ही आपकी बॉडी होगी। और ये भी एक सच है सर कि हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो भी वातावरण से प्रभावित हैं। जो लोग मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे क्रूएल्टी है, जहाँ पे बहुत नॉइज है, जहाँ पे बहुत टेंशन है, वो उनके बच्चे भी जो है उसी प्रकार के हो जाते हैं। सामान्य तौर पे देखिए जो अच्छी सोसाइटी में रहते हैं वो उन बच्चों को पर्याप्त मात्रा में वो चीजें मिलती हैं जो उनके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं, और वो एक अच्छे इंसान के रूप में बनते हैं। तो बढ़ते प्रदूषण ने आज हमारी 80% आबादी के में जो बच्चे हैं उनके भी मस्तिष्क को प्रभावित किया है। और आज का जो थीम है भारतवर्ष का वो ये है कि स्कूलों के अंदर कहा जा रहा है कि आप एक पेड़ लगाएं, और एक पेड़ को अपना ही एक परिवार का सदस्य माने। और अगर आप उसको अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखेंगे तो आप जब भी कभी आपकी निगाह उस पर पड़ेगी आप उसको पानी देंगे, आप उसको खाद देंगे, आप उसको अच्छी मिट्टी देंगे। तो अगर पेड़ डेवलप होंगे तो उससे हमारा वातावरण भी अच्छा होगा। मैं लखनऊ में बता दूं, मैं पहले RDSO एक जगह है आलमबाग के पास, वहां पे रहता था। रेलवे का एक रिसर्च एंड ड्राइंग सेक्शन है वहां पे। तो वो उस एरिया में इतने पौधे हैं कि अगर आप 2 किलोमीटर बाहर जाएं तो आपको एहसास होगा कि आप कहाँ आ गए। वहां पे इतने अच्छा पेड़ पौधे लगे हैं। तो वो रेलवे ने ही उसको मेंटेन करती है, भारतीय रेल। तो उसकी वजह से कॉलोनी में शांति रहती है, और वो टेम्परेचर भी लखनऊ के मुकाबले 3 या 2 डिग्री कम ही रहता है। तो इसी तरह से कुकरेल का एरिया है। कुकरेल के एरिया में वहां पे क्रोकोडाइल्स की ब्रीडिंग है, एक तरह का उन क्रोकोडाइल्स के शेल्टर्स का, क्रोकोडाइल्स को वहां पे छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स वो हैच किए जाते हैं और उसके बाद उसको रिवर्स में डाला जाता है। वो एरिया भी लखनऊ का जो है ये गोमती नगर के पास है। वहां पे इतनी ज्यादा फॉरेस्टेशन है कि पूरे उस एरिया में रहने वाले महसूस करते हैं कि इससे ज्यादा स्वर्ग लखनऊ में कहीं नहीं है। टेम्परेचर आम लखनऊ की तुलना में वहां पे 3 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। उससे क्या होता है कि एयर भी वहां पे अच्छी है, सॉइल भी अच्छी है। तो इस कारण वहां पे जो रहने वाले हैं उनको एक आंतरिक शांति मिलती है। तो अगर हम पेड़ भी लगाएं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे और उस पेड़ की मेंटेनेंस करें, उसको ग्रो कराएं, तो नेचुरली कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। अब वर्मा साहब आपसे मैं कहना चाहूंगा, चूंकि आपका पॉलीमर्स पे PhD है आपकी, तो आप ये बताएं कि क्या पॉलीमर्स का जितने भी ये प्लास्टिक्स बनते हैं ये कितने प्रकार के प्लास्टिक्स हैं, और कौन से ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिनको कि अगर हम सर्कुलेशन में लें तो हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होगी और हमारा जीवन भी सामान्य रूप से चलेगा। AK वर्मा साहब। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो मैंने बताया आपको माइक्रोन का, 120 माइक्रोन के ऊपर आप सबसे ज्यादा सेफ हैं जी। और दूसरा है डेंसिटी का, उसकी थिकनेस कितनी है। हाई डेंसिटी जो होगी वो लेस हजार्डस होगी इसके अंदर। लेकिन सबसे इसमें जो आप एनवायरनमेंट को बात कर रहे थे, बहुत सी जगह ये देखा गया, आपका यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, आपका यूपी का एक जिला है सहारनपुर, सबसे ज्यादा आम का पेड़ वही है। पूरा यूपी को क्या बिहार तक आज आम वहीं से आ रहा है। आज पटना दिल्ली सब जगह आम आ रहा है। वहां का टेम्परेचर देखा जा रहा है कि वो नॉर्मली अदर सिटीज लखनऊ के उससे कम है, ड्यू टू मैंगो ट्रीज। मैंगो ट्रीज मुझे लगता है शायद लाखों में वहां पेड़ों का प्लांटेशन किया गया और आम इतना होता है कि मुझे जैसे मालूम है कि 10-15 ट्रक निकलता है वहां। जो भी हो, तो लेकिन वो लोग प्लास्टिक नहीं यूज कर रहे हैं। वो बड़े बड़े वो क्या गनी बैग्स या आपको
जूट बैग्स या कपड़े का बैग्स ये यूज करके उसको भेज रहे हैं दिल्ली या बाहर जगह कर रहे हैं। तो वहां उन लोग तो लेमैन है जो आम की खेती कर रहे हैं सहारनपुर के अंदर, ये लोगों को इतना कहां से नॉलेज आ गया कि हमको प्लास्टिक बैग नहीं लाना है। प्लास्टिक के आजकल सीमेंट जो आता है वो भी प्लास्टिक बैग है आपका, तो वो तो सबसे ज्यादा हार्मफुल है। एक तो सीमेंट और वो उसमें प्लास्टिक, उसके नजदीक कहता है लोग कि 10 मीटर एरिया तक अगर आप बैठे हुए हैं और आप ब्रेथिंग ले रहे हैं तो यू आर इनहेलिंग लॉट ऑफ पॉलीमर्स, लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तो सीमेंट केमिकल और उसको भी जो रख रहे हैं वो प्लास्टिक बैग में, तो दोनों रिएक्ट करके ज्यादा हैम्पर कर रहा है, हजारडस हो रहा है हमारे साथ। तो नॉर्मली यही समझिए कि वो पॉलीथीन जो इलास्टिसिटी ज्यादा दे रहा है वो हजारडस है, उसको मत यूज कीजिए, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल को सबसे पहले अफेक्ट करता है। हम ब्रीथिंग इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, सेल के अंदर जा रहा है। एज वी नो दैट बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो टिश्यूज होते हैं, फिर टिश्यूज मिलकर सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, फिर सिस्टम बनते हैं, तो सारा अफेक्ट हो रहा है, हमारे ब्लड में जा रहा है ये सारी चीजें। इसे कोशिश कीजिए कि जिसमें ज्यादा आपको इलास्टिसिटी दिखाई दे 120 माइक्रोन से जो ऊपर का उसी को यूज कीजिए। जो बड़े बड़े पॉलिथीन के बैग होते हैं वो लोग कैरी करते हैं, कैरी बैग जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में, तो उसको यूज करें। और जूट बैग का भी बहुत सारी इंडस्ट्री तो बंद हो गई, बंगाल सबसे ज्यादा जूट देता था, देखिए वहां बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, अभी भी जूट बिहार बंगाल में होती है। कपड़े का थैला झोला लेके हम लोग शर्म आती है, नहीं जाते हैं सब्जी लेने बाजार में, ये सबसे बड़ी समस्या है। हम अभी बंगलोर में थे 15-20 दिन पहले, वहां एकदम प्लास्टिक बैग नहीं अलाउ है, बिल्कुल अलाउ नहीं है, लाइसेंस ही नहीं देते हैं। देखिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में क्या है, बड़ा वेग है। क्या भाई तो मैं प्लास्टिक का फैक्ट्री खोलने जा रहा हूँ, चलो भाई क्या क्या बनाओगे, ये लाइसेंस देते हैं। अरे प्लास्टिक फैक्ट्री में तुम क्या बनाने जा रहे हो, बकेट बनाने जा रहे हो या वाटर का टैंक बनाने जा रहे हो या कुर्सी बना रहे हो प्लास्टिक का, क्या चीज का बना रहे हो, ये स्पेसिफिक होनी चाहिए। तब उनको देना चाहिए जिसको 120 माइक्रोन से ऊपर है, उन्हीं को लाइसेंस देना चाहिए। ये दुनिया में गवर्नमेंट लाख कहे, कंज्यूमर को पकड़े, रिटेलर को पकड़े, नहीं रुकने वाला है। मैन्युफैक्चर पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट पर रुकिए आप पहले, तभी रुकेगा ये। यही इसका एक सॉल्यूशन है। थैंक यू सर, थैंक यू। जोशी साहब बहुत अच्छा बोले और ये अरुणेश्वर वर्मा जी भी बहुत अच्छा बोले। हम प्रोफेसर नीलेश आए हैं। प्रोफेसर नीलेश साहब, ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन, देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कल है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट, जैसा जोशी साहब ने कहा कि केवल प्लास्टिक पॉल्यूशन से नहीं होता, उसमें बहुत तरह के और भी कारण होते हैं। तो इन एडिशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन और भी कुछ आप बोलना चाहें तो मैं कहूंगा प्रोफेसर नीलेश साहब कुछ बोले। प्रोफेसर नीलेश साहब, if you want to add something, please add. प्रोफेसर नीलेश, प्रोफेसर नीलेश आप सुन रहे हैं? म्यूट है शायद उनका, म्यूट है। ठीक है, लेकिन सुन तो रहे होंगे ना, सुन तो रहे होंगे। हाँ। तो अभी ये संजय जी भी आए थे, संजय जी निकल गए क्या? संजय जी अभी आए थे, संजय जी ठीक है। नागेश झा आप बोल। हाँ प्रोफेसर नीलेश तो है। नहीं, बहुत अच्छी ज्ञान मिली है। एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो बोलना जरूरी है। लगभग हम लोग सभी कार चलाते हैं। तो कार के अंदर जो, चाहे कोई ब्रांड का कार हो, चाहे मारुति हो, हिंडई हो, जो भी है, तो किया हो, जो भी है, उसके अंदर सारी जो अंदर में बॉडी होती है वो प्लास्टिक की ही होती है, फाइबर जो भी बोलते हैं। यदि आप कभी भी समय निकाल के कार के चारों डोर खोल दीजिए, पीछे वाला भी जो है डिक्की का जो कवर वो सब खोल दीजिए, तो थोड़ा क्रॉस वेंटिलेशन करवाइए। नहीं, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जो अभी जो सर बोले बहुत अच्छा लगा हमको, इसीलिए हम इसको जोड़ दे रहे हैं कि वो जो कार के अंदर जो हवा सर्कुलेट होते रहती है और वो जो हमारे फेफड़े में जाती है, वो प्लास्टिक को भी फेफड़े में डालते रहती है। प्लास्टिक के साथ जो कार के अंदर, यदि कार को एकदम नहीं खोलते हैं तो वो जो हवा होती है वो आपको फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है। अब उसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं जब भी बाहर से आता हूँ चारों गेट खोल देता हूँ, रादर पीछे का भी, डिक्की का भी ऊपर खोल देता हूँ। तो अड़ोस पड़ोस जो लोग पूछते हैं क्या हुआ, तब फिर मैं इसी बहाने
लोग पूछते हैं तो लोगों को बता देता हूँ, अवेयरनेस भी दे देता हूँ। तो ये एक छोटी सी बात हुई। दूसरी बात ये हुई, अभी यदि संभव हो तो ये जो मैं कह रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को इस पर मैं जवाब नहीं डालूंगा। अफ्रीका में क्या हुआ, गरीबी के कारण एक बच्चा जिंदगी भर एक प्लास्टिक की बोतल में ही पानी भर के पानी पीता था, उसकी मौत हो गई। तो मौत होने का कारण वो प्लास्टिक का बोतल ही था। जो जिंदगी भर एक ही प्लास्टिक का बोतल गरीबी के कारण उसी में पानी रखता था, उसी में पीता था। ये प्रूवन है, बट अभी हमें कभी खोजना पड़ेगा, लेकिन ये सच है। तो अभी भी जो लेबर क्लास को मैं कोशिश करता हूँ, उनका प्लास्टिक का बोतल हाथ जोड़ के विनती करके मैं शीशे का बोतल उनको प्रोवाइड करता हूँ कि इसमें पानी पियो, प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पियो। क्योंकि ये जो प्लास्टिक के बोतल जो हम लोग यूज करते रहते हैं, उसका बहुत सारा वही वन टाइम यूजेबल, टू टाइम यूजेबल जो भी है, सो मेनी थिंग। प्लास्टिक बोतल कम से कम यूज करें, आई मीन अपने तो करें ही, और प्लस और लोगों को भी प्रोत्साहित करें। और इस ग्रुप में जितने लोग हैं, अभी मार्केट में एक अल्कलाइन बोतल आया है, अवेलेबल है। तो मैं सबसे विनती करूंगा कि सभी लोग अपने घर का उसमें पानी, कोई भी पानी आप रख दीजिए, कोई भी पानी मतलब साफ पानी, तो वो पानी को अल्कलाइन कर देता है। तो अल्कलाइन पानी पीने से आपको जो फायदा होगा, अल्कलाइन वाटर जो आपके शरीर में जाएगा, वो स्वतः आपके ब्लड वेसल के कोलेस्ट्रॉल को साफ करता चला जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा हट के शेयर कर रहा हूँ, लकीली हमको ये खबर मिल गई। नीता अंबानी जी 6,000 रुपए पर लीटर अल्कलाइन पानी पीती हैं। ये मतलब दिस वाज ए न्यूज। तो उसमें ये है कि हम लोग को 6,000 रुपए की जरूरत नहीं है। अभी सर्जिकल स्टोर में अल्कलाइन बोतल आता है 650 ml का, मैं यूज करता हूं सर। तो ये भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। उसका जो स्ट्रक्चर है, जो अभी सर बोले, अरुणेश्वर जी, बहुत अच्छा लगा। वो हार्ड प्लास्टिक है, मतलब वो उसमें कोई हर्जा नहीं है जो पानी रखते हैं, और उसमें कुछ केमिकल्स एक पोरस बेस में रहता है, वही पानी को अल्कलाइन कर देता है। रादर केमिस्ट्री वाले समझ जाएंगे, पीएच उसका मेंटेन करता है अल्केलाइनिटी पर। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो बातें हम कर सकते हैं अपने को स्वस्थ रखने के लिए, एक कार वाली बात, एक अल्कलाइन बोतल वाली बात। जैसे ही आप अल्कलाइन बोतल यूज करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप प्लास्टिक बोतल को यूज करना छोड़ देंगे। अब आपसे स्वतः हट जाएगा। और घर में अब तो बहुत सारे शीशे के बोतल आ रहे हैं, बहुत लोग अवेयर हैं। सब शीशे की बोतल में ही अब लोग फ्रिज में रखते हैं। अपने फ्रिज में जितने भी प्लास्टिक की बोतल हैं, तो जो लोग रख रहे हैं, मेरी विनती है वो शीशा का बोतल रखें और 1 हफ्ते के अंदर उसको फेंक डालिए। प्लास्टिक का बोतल यूज ही मत कीजिए। यदि कोई कोल्ड ड्रिंक, स्लाइस वगैरह जो भी आता है, एक बार यूज करके उस बोतल को कबाड़ी वाले को दे दीजिए या फेंक दीजिए, जो भी है। लेकिन घर में शीशा का ही बोतल यूज कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, स्टोर रूम में भी प्लास्टिक के जितने बोतल हैं जिसमें आप चीनी रखते हैं, चाय रखते हैं, नमक रखते हैं, वो शीशे का ही रखिए। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और अगर मैं पीएचडी तो नहीं किया हूं, लेकिन थोड़ा गहन अध्ययन किया हूं। यदि आप प्लास्टिक के डब्बा में चीनी रखते हैं, चाय रखते हैं, नमक रखते हैं, तो और सब चीज है, ये तो बेसिक चीज है, आटा रखते हैं, तो उसका भी असर होता है आपके न्यूट्रिशन में। रादर अंग्रेजी का प्रोफेशनल वर्ड बोल रहा हूं, इंजेशन में जो खाना खाते हैं उसमें प्लास्टिक का अंश आपके शरीर में जा रहा है, which is detrimental, rather leading towards cancer, etc., etc.
तो मोटी मोटी बातें यही कह सकता हूँ, वैसे कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। नागेश झा जी, ये जो दूध का पैकेट आता है अमूल का, सुधा का, प्लास्टिक के बैग में आता है, तो पैक करके देता है, उससे भी तो नुकसान होता होगा नागेश झा जी? है है नहीं हाँ बोल रहा वो हूँ। जो उसके अलावा घी एक चीज और है घी सर। अमूल का, सुधा का, ये सब का जो घी का पैकेट, दूध का पैकेट, दही भी आजकल प्लास्टिक के उसमें आता है, तो क्या वो हाँ सब हेल्थ के लिए नुकसानदेह है या नहीं है? सर, नुकसानदेह है। मैं उसके आगे एक और आइडिया दे रहा हूँ सर। जो भी हम लोग अमूल सुधा जो भी लेते हैं, उस दूध में सर एक व्हाइट कलरिंग पिगमेंट होता है। वो हम लोग के लिए बहुत ही राजा जहर है, लेकिन वो एक एडमिसिबल लेवल में मिलाया जाता है। हालांकि मैं भी अमूल दूध यूज करता हूँ जानते हुए, क्योंकि वो जो व्हाइट कलरिंग एलिमेंट है, वो जो केमिकल है, उसमें अरुणेश्वर जी इस पर थोड़ा अधिक गहराई में जाके बोल सकते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है। लेकिन इसको अमूल सुधा और जो जितनी अच्छी कंपनी है वो एडमिसेबल लेवल में ही मिलाते हैं, लेकिन वो भी यदि उसका विकल्प मिल जाता है तो अच्छा है। नंबर 1। नंबर 2, आजकल बहुत शर्म आ रही कहने में, छोटे छोटे रिमोट एरिया में नकली दूध भी अवेलेबल हो रहा है। पंजाब हरियाणा में तो धड़ल्ले, दिल्ली के फ्रिंज एरिया में तो धड़ल्ले से हो रहा है सर। लेकिन हम जो बुद्धिजीवी हैं, जो भी डिपार्टमेंट वाले हैं, इस पर थोड़ा सा ईमानदारी से काम करें तो ये भी रुक सकता है। मतलब आई एम रिपीटिंग, ये मैं थोड़ा प्लास्टिक से डाइग्रेस कर रहा हूँ, नकली दूध भी अवेलेबल है सर। और आप जो कह रहे हैं प्लास्टिक के लिए, पहले दूध बोतल में आता था सर, मतलब यही जो सुधा का ही, एकाएक इकोनॉमिक कारण उसको बंद कर दिया गया, तो उसके लिए भी कुछ इस पर रिसर्च की जरूरत है कि 120 माइक्रोन से मोटा वाला ही प्लास्टिक यूज हो। ये मेरा पर्सनल ये सबमिशन है। और एक छोटी सी बात हमको ये कहनी है कि जितने अपने देश में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, जो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली लोगों में अवेयरनेस आएगा और ये हंसता चला जाएगा। हमारे एक लर्नेड लोगों ने एचएसी टाउनशिप के ऊपर से हवाई जहाज से उड़ेंगे, तो मैं तो गौर करता हूँ बहुत पेड़ पौधे हैं, मतलब खास करके एचएसी एरिया में ही, मतलब लोग लगाते हैं बस शौक से अपने गार्डन में, पेड़ इतने हैं। तो बस फिलहाल इतना ही कह रहा हूँ, और बाकी कहने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग का नोवा जीएसआर भी पेड़ लगाता है, हर जगह हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मैसेज यही है, जो जहां है अपने पर्सनल लाइफ में भी कपड़े का झोला यूज कीजिए। मैं करता हूँ सर, प्लास्टिक नहीं यूज करता हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मेरे घर में बहुत सारे झोले हैं, वो बिग बाजार का झोला ही है, मैं वही लेके जाता हूँ, एकदम सीना तान के, हमें कोई लाज शर्म नहीं है। ठीक है, झोला है तो है, हम सब्जी ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, जो भी है। और ये रांची शहर में थोड़ी अवेयरनेस है, लेकिन रांची शहर के बाहर ये अवेयरनेस नहीं है प्लास्टिक के बारे में। गवर्नमेंट की रेगुलेशन यहाँ है सर, लोगों में, मतलब रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आके फाइन करते हैं दुकानदारों को, ये सब रांची में हो रहा है सर। ये तो थोड़ी अवेयरनेस है, मैं रांची शहर की सीमित तारीफ कर रहा हूँ। बाकी जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास तो गरीब हैं तो प्लास्टिक क्या, उसके पास कुछ है ही नहीं, प्लास्टिक ही बोतल में लोग बेचारे लोग सब काम किया करते हैं। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, मैं यही अपना विराम देता हूँ। थैंक यू सर। नहीं, बहुत अच्छा नागेश हाँ, वर्मा अमिताभ साहब जी, ने आपका बहुत जो अच्छी प्रश्न बात है, बताई। वर्मा साहब, आपसे एक प्रश्न है। हाँ, वर्मा साहब पैकेजिंग पर भी कुछ स्पेशल नॉलेज रखते हैं, तो ये जो दूध है, ये जो घी है, दही है, अचार है, सब प्लास्टिक में ही बिक रहे हैं, तो उसके बिल्कुल। यूज से
हम लोगों को क्या मतलब हम लोगों को क्या हार्म होता है और उसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वर्मा साहब, अरुणेश्वर वर्मा साहब। बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। सुधा और अमूल की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि ये केवल सिंपल पॉलिथीन नहीं है, ये पेट है। पेट इज पॉलिथिलीन ट्रेप्थलेट। इसको कंबाइन किया गया है पॉलिथीन नैप्थलेट के साथ। दोनों मिलाने के बाद इसको एक और चीज मॉडिफाई किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइको मॉडिफाई। तो ये ग्लाइको मॉडिफाई करने के बाद ये इसमें इनर्ट नेचर आ जाता है, टुवर्ड्स इनर्ट। और दूसरी बात की जो दूध घी आप लेते हैं, इसको धूप गर्म में रखिएगा तो दूध ही फट जाएगा आपका। तो इसलिए सेफ है कि आप तुरंत फ्रिज में रख देते हैं या ठंडे जगह रखते हैं। ये प्लास्टिक को जहां टेम्परेचर मिलता है 30-32 डिग्री से ऊपर, वो उसमें से गैसेस निकलना शुरू कर देता है और वो हमारे लाइफ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए हजार्डस है। लेकिन दूध, घी, सुधा और अमूल और मदर डेयरी दिल्ली का जितने हैं, इनको मिलेगा ही नहीं परमिशन जब तक ले ग्लाइको मॉडिफाइड नहीं रहेंगे। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, लेमैन एग्जांपल। आपने देखा होगा ये जो कचरा बिटोरते हैं, क्या बोलते हैं, रैप पिकर्स, ये सुधा के पैकेट उठा लेते हैं, प्लास्टिक नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिसाइकिल हो जाता है तुरंत, अच्छे रेट पर वो गार्बेज वाला उसे खरीद लेता है, सुधा का, अमूल का, और इवन सैसे है, पाउच है। तो इसके अंदर जो ग्लाइको मॉडिफाइड प्रोसेस आ गया, जो पिछले हम लग रहा है कि 2012 से हुआ, करीब 12 साल या 11-12 साल हो गई है। तब इसीलिए जितने ईटेबल आइटम है जो डायरेक्ट हम लेते हैं, आप ये तो आप जानते ही हैं कि वो पास्चराइज्ड मिल्क है, उसको खोलिए और आप पी जाइए बिना गर्म किए, नो हार्म, बैक्टीरिया नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर भी गर्म किया गया और -4 डिग्री पर भी लाया गया। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन आप बिल्कुल सेफ रहिए। सुधा का दूध पीने में, घी लेने में, छाछ, लस्सी जो भी है, उसकी वो जो पैकिंग है वो इतनी अच्छी मॉडिफाई कर दी गई है ग्लाइको कि इट इज नॉट गोइंग टू हार्म योर हेल्थ। और बेस्ट इज अमूल। मिल्क प्रोडक्ट का प्लास्टिक से मतलब जो कोऑर्डिनेशन होता है उससे कुछ नुकसान नहीं होता है? कुछ बिल्कुल नहीं है, अगर वो ग्लाइकोमॉडिफाइड है। क्योंकि अगर कलकत्ता में मॉडिफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं। आप दूध पीना, आप लोग बंद करिए, दूध मत पीजिए। वो बोला कि दूध खाबेन ना, दूध एकदम बारून कोच्ची, आमी स्ट्रिक्टली बारून कोच्ची है, बंगला में बोला। नहीं, क्या कारण है? मतलब दूध के इंटेंट में उसको गड़बड़ लग रहा है या पैकेजिंग में गड़बड़ लग रहा है? वो उसका कारण वही बताया कि दूध आजकल आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छा, और दूसरा ये जो बताए ये नागेश जी बताए कि जो प्लास्टिक का ये होता है, क्या नाम है, डब्बा होता है, उसमें हम लोग नमक, चीनी ये सब रखते हैं, ये इससे ये भी नुकसानदेह होता है। उस संबंध में क्या आपका राय है? 120 माइक्रोन से ऊपर है तो कोई हजार्डस नहीं है, कोई हेल्थ को नहीं हो रहा है। डायरेक्ट खाने वाली चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी 120 माइक्रोन से ऊपर होने पर भी अगर आप 35 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री टेम्परेचर पर छोड़िएगा तो उसमें से वेपर निकलता है, जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देता। आप कभी उसको देखना है तो मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर ये और भी तरह से लोग उसको देखते हैं कि उसमें से वेपर निकलता है। वेपर इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए आप ये जो चीजें हैं ना, मोटे मोटे जो प्लास्टिक के आते हैं, ऐसे ही लेमैन में समझिए, वो कभी आपको हार्म नहीं करेगा। और धूप में मत रखिए, 30-32 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मत जाने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो हमारा ये वाटर टैंक आता है, ये सब तो इतने माइक्रोन है कि इसको 50 या 70 डिग्री टेम्परेचर पे ये पानी को नहीं करने जा रहा है, कोई अफेक्ट नहीं करने जा रहा है। ये बड़ा स्पेसिफिक चीज है, इसको साइंटिफिकली समझना पड़ता है। एक बार केवल कह दीजिए कि भाई प्लास्टिक बैन करो, ऐसे नहीं है। इसके अंदर इतनी वैरायटीज है, प्लास्टिक की वैरायटी, जैसे आपको हमने बताया था कि ये थर्मोस्टेट होता है, स्टोमर्स होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसका। सो इट इज स्टिल लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन, ताकि जो प्लास्टिक हो रिसाइकिल हो जाए। दूध वाला बहुत अच्छा से रिसाइकिल हो जाता है, सब बिक जाता है, गार्बेज वाले ले जाते हैं और अच्छे में उसको रिसाइकलिंग हो जा रही है। धन्यवाद वर्मा साहब, आपके पास तो अपार ज्ञान है। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अमिताभ जी से कि आगे भी इसी पर्यावरण को बचाने के लिए और प्रयास करने में वर्मा साहब काफी इफेक्टिव वार्ता दे सकते हैं। तो वर्मा जी से अनुरोध रहेगा, अमिताभ जी आपसे अनुरोध है कि वर्मा जी को
एक वार्ता के लिए बुलाएं कि हम प्लास्टिक ही नहीं, पोल्यूशन जो है वो नहीं कई सर, मेरा कारणों केवल से प्लास्टिक होता है। पर, पोल्यूशन के लिए। हाँ, हाँ, तो इस पे मेरा भी केवल एक प्लास्टिक पर रिएक्शन। रिसर्च है हाँ, सर, बाकी इन्वायरमेंट पे नहीं है। हाँ, नहीं, अच्छा, मेरा केवल प्लास्टिक पे ही है। दूसरी बात है सर, ये है कि ना कि देखिए कि आप अब इस समय जैसे टोबैको है, टोबैको भी एक तरह का क्या एल्कोलाइड्स है। तो ये एल्कोलाइड्स बिल्कुल जो है ये देखा जा रहा है कि इवन सिगरेट के पैकेट पे, इवन हर सिगरेट पे लिखा जाएगा कि इट इज इंजूरियस टू स्मोकिंग हेल्थ, है ना, इंजूरियस टू हेल्थ। टोबैको यूज और टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन एक तरफ आप देखें इसी तरह से अल्कोहल भी है, तो अल्कोहल भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। हमारा जो है बॉडी को खराब करती है। लेकिन अल्कोहल का सेवन भी सरकार प्रमोट करती है ताकि उसको रेवेन्यू मिले और वो डेवलपमेंट कार्यों में उसका उपयोग करें। तो एक सरकार की भी ड्यूअल पॉलिसी होती है। आपके बिहार में तो अच्छा है कि यहाँ पे अल्कोहल पे बैन है, तो इस सरकार को लॉस जरूर है रेवेन्यू का, लेकिन इससे बहुत कुछ हमारा इन्वायरमेंट सही हो रहा है। तो ये भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से ये इस तरह के जो पदार्थ हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उनके प्रयोग को कम से कम करें। देखिए सर, आज आज मतलब लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। कौन कुल्हड़ इस्तेमाल करेगा, कौन घड़ा इस्तेमाल करता है। लेकिन नेचुरली बात है कि मिट्टी जो है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अब संभव नहीं है आम आदमी के लिए। इसी प्रकार से जैसे मिल्क है, तो मिल्क पुराने जमाने में जब मैं चाय बच्चा था तो मैं देखता था मेरे मेरे फादर जहाँ पे ये ग्वाले होते थे वहां जाके मिल्क लाते थे, और मैं भी उनके संग जाता था। लेकिन आज कहाँ समय है आदमी के पास। और जितने भी अमूल है, चाहे सुधा है, चाहे पराग है, जितने भी ये ज्ञान का मिल्क है, तो पूरे वर्ल्ड के मिल्क पैक्ड होके हमारे हिंदुस्तान में आ रहे हैं और हम उसका उपयोग कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान नंबर 1 हो गया है मिल्क प्रोडक्शन में, लेकिन जितना भी ये पैक्ड मिल्क है ये सब हार्मफुल है। लेकिन हार्मफुल क्या, एक लिमिट के अंदर है, और हम सोचते हैं कि इतना तो चलेगा। तो लेकिन अगर अगर इसकी जगह अगर हमें प्योर मिल्क मिल जाए डायरेक्ट डेयरी से, तो वो ज्यादा उपयोगी होगा। लेकिन वो संभव नहीं है, हमें इन्हीं का ही प्रयोग करना पड़ेगा आज की बढ़ती हुई हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, या हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें, उसको देखते हुए। अब अमेरिका वगैरह में आप कहाँ काऊ से मिल्क लेने जाएंगे, वहां तो पैक्ड ही मिलेगा। और तो उस पैक्ड मिल्क है, लेकिन अच्छा है, लेकिन अगर उसकी तुलना हम प्योर गाय के मिल्क से या उसके बफेलो के मिल्क से करें तो वो बहुत बेहतर होगा। इसी प्रकार सर मैं यहाँ पे थोड़ी बात और कहना चाहूंगा कि हम प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हमारे पर्यावरण की संरक्षा और संरक्षण के लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। जितनी जागरूकता होगी उतना ही हम अपने आप को बनाए रखेंगे, अपने वातावरण को बनाए रखेंगे। और जागरूकता के लिए प्रयास, हम जैसे हमारी ये वार्ता चल रही है, ये भी एक तरह का जागरूकता फैलाने का माध्यम है, जिसके लिए अखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब, वर्मा साहब, नागेश्वर झा साहब, डॉक्टर उमेश कुमार साहब, डॉक्टर प्रोफेसर नीलेश जी, बहुत मतलब आपका योगदान है सर यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से एक जागरूकता फैलाई जा रही है कि पर्यावरण दिवस क्या है, क्या प्रदूषण है, और प्रदूषण हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। और आज सारी दुनिया एक हो रही है, क्योंकि सारी दुनिया, क्योंकि अगर हमारी पाकिस्तान में हवा खराब हो रही है तो ऊपर मान लीजिए वहां पे इन्वायरमेंट डिस्टर्ब है, तो वो ये तो नहीं है कि पाकिस्तान को ही खराब करेगा, सारे आसपास के सारे कंट्रीज के लिए वो वातावरण नुकसानदायक होगा। तो इस चूंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी कोई बाउंड्री तो है नहीं, तो आज हमें विश्व लेवल पे ये सोचना होगा कि हम वातावरण को कैसे सुरक्षित रखें, हम मिट्टी को कैसे सुरक्षित रखें, हम पानी को सुरक्षित कैसे रखें, हम जो है अपने जल को सुरक्षित कैसे रखें, हम अपनी बॉडी को कैसे सुरक्षित रखें। बॉडी केवल हमारे खाने से, हमारे पहनने से या हमारे रहने से भी निर्भर नहीं होती, बल्कि जो हवा हम ले रहे हैं, जो पानी हम ले रहे हैं, जो विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, वो भी हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं।
भारतवर्ष, जैसे कि नागेश्वर साहब ने कहा कि जो मनुष्य की आवश्यकताओं का सबसे अंतिम स्तर है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो स्पिरिचुअल लेवल से भी ऊपर है। तो स्पिरिचुअल लेवल कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो भावनाएं हैं जो समाज में एक ऐसा माहौल देती है जिससे कि समाज रह सकता है, स्थायी हो सकता है। तो और इसी तरह से भी देखिए, जो लोग अच्छे वातावरण में रहते हैं उनके विचार भी सकारात्मक होते हैं। विचार क्या है? विचार से हमारा एक्शन होता है, एक्शन से हमारी हैबिट्स पड़ती हैं और हैबिट्स से हमारी डेस्टिनी बनती है। एक विचार ही तो है। अगर अच्छा विचार आता है तो हम तरक्की करते हैं, गलत विचार आता है तो हमारा पतन हो जाता है। तो विचार भी एक तरह से पर्यावरण से कनेक्टेड है। अच्छी जगह में रहने वाले लोग या समय पे काम करने वाले लोग, अच्छे एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों के अंदर पॉजिटिव विचारों की प्राथमिकता रहती है। और देखिए विचार क्या होता है, जो लोग अच्छे वातावरण में नहीं रहते उनके विचार भी ज्यादातर नकारात्मक ही आते हैं, और जो अच्छे वातावरण में रहते हैं उनके विचार भी ज्यादातर सकारात्मक आते हैं। सकारात्मक विचार वो विचार है जो हम पैदा करते हैं, नकारात्मक विचार वो है जो अपने आप पैदा होता है। तो इस ये भी कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से रिलेटेड है। और हमें दीर्घकालिक उपाय लेने होंगे। आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमें 2030 तक पूरे करने हैं। तो विश्व में जो 17 गोल्स बताए गए हैं, उन गोल्स में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान कोई बहुत अच्छे नंबर पे नहीं है। अगर सर हम ये देखें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो 191 कंट्रीज के अंदर हमारा नंबर जो है 124वां है। 124वां इस वजह से है क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है जो हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लगाएं। आज देखिए कि एक राष्ट्र के लिए 33% वन बहुत जरूर आवश्यक है। मैं तो कहूंगा कि नागेश जी बहुत लकी हैं कि ये रांची में रह रहे हैं। मुझे भी एक मौका मिला था रांची में जाने का। वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, शायद बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण, उनके श्री कृष्ण जी के नाम पर वहां वो इंस्टीट्यूट है। मैंने वहां पे देखा उसके आसपास का माहौल मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने त्रिपुरा गया, वहां का ही मुझे माहौल अच्छा लगा। मैं गुवाहाटी गया, वहां का वातावरण अच्छा लगा। मैं खुद अपने लखनऊ में जाता हूं तो देखता हूं कि प्रशासनिक अकादमी केवल 10 कमरों में चल रही है, और वो जो है अलीगंज के इलाके में चल रही है। वहां पे ना तो कोई पेड़ है, ना बिल्कुल बैरन लैंड्स है, सीमेंटेड रोड्स हैं, सीमेंटेड बिल्डिंग्स हैं। तो इसको माहौल जो है ये सीमेंटेड वाला जो है ये आवश्यक है। लेकिन क्या अगर हम अपने बिल्डिंग्स के आसपास, अपने घर के आसपास वृक्ष लगा लें, बड़े बड़ी घनी वेजिटेशन करें, जो मैंने रांची में देखा। और उसके बाद रांची में मैं वहां पे योग आश्रम भी उन्होंने मुझे दिखाया था, जो वहां पे योगानंद जी के नाम पर एक आश्रम है। उसका जो माहौल है, उस माहौल में जाके आपका व्यक्तित्व ही बदल जाता है। तो माहौल ही हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाता है। आप देखिए हिल्स वगैरह के लोग जो है कम वायलेंट, उनके अंदर वायलेंस कम होती है। आप उत्तराखंड में चले जाइए, आप हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, आप उन कंट्रीज में जाइए जहां गहन फॉरेस्ट है, वहां के वो जो वातावरण है वो मनुष्य के अंदर सकारात्मक विचार लाता है, उनके जीवन को ऊंचा उठाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, प्लांटेशन, इससे भी हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो मुझे इतना ही कहना था। मैं अमिताभ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब से कहें कि जो हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ हैं और सर की जो इतना अनुभव है, सर आईएएस सेवा में रहे हैं और आज भी इतना पढ़ते लिखते हैं। मैंने देखा कि AK वर्मा साहब, आखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब और आपके चंद्रशेखर खान साहब, ये किसी अन्य ग्रुप से भी संबंधित हैं। तो सर इतने व्यस्त रहते हैं लेकिन उसके बाद भी इस प्रोग्राम्स में भी आते हैं, और जो सर के विचार होते हैं वो बिल्कुल ऐसे विचार होते हैं जो कि दूसरे को प्रेरणा देते हैं। तो आप सर से रिक्वेस्ट कर लें, वो भी वो भी इस पे बोले और सर से ही समापन करा लें, क्योंकि आज चंद्रशेखर खान साहब नहीं है। थैंक यू वेरी मच। प्रसाद साहब, उमेश जोशी साहब ने मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट का थोड़ा सा हाँ जी जी, एडिशन किया है। कोई वजह है जिसके वजह से मैं
जल्दी से अपनी बात, अपनी अपनी क्या मैं कहूँ, अपने हृदय की बात आप लोगों से शेयर करके और जाना चाहता हूँ। बिना आपकी परमिशन के कैसे जाऊँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज इतने विद्वान लोगों से इनकी बातों को सुनने का मौका मिला। डॉक्टर वर्मा और उसके पहले तुरंत आ रहे, और उसके पहले दास साहब, और उसके बाद सबसे ज्यादा तो प्रभावित करने वाले जो हैं वो हमको कह देते हैं। वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व अगर किसी का है हम लोगों के बीच में तो वो उमेश जी का है। नहीं सर, ऐसा नहीं है लखनऊ सर। से हाँ, अब आप जो कह देते हैं तो हम तो, ये बात सही है कि रांची के बारे में जो बातें कही उससे मैं पूरा मैं मेरे मन की वही बातें हैं। रांची ही हमारा समझ लीजिए कि ईस्ट शहर था, लेकिन शुरू भी हुआ वहीं से, लेकिन नहीं कुछ आगे बढ़ गए, उसके बाद इधर चले आए तो गए नहीं। लेकिन तब यह है कि आप लोगों की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, और अब मिलने की इच्छा होती है, खास करके उमेश जी से, क्योंकि बाकी लोगों से तो मुलाकात हो जाएगी, बस पटना में ही मुलाकात हो जाएगी। एक आदमी जमशेदपुर से आते हैं तो उनसे मुलाकात हो गई, तो देखने से बड़ा अच्छा लगा। वो आपको देखने की इच्छा है। लखनऊ में 2-3 बार ही गया हूँ उमेश जी। जी सर, और जी हाँ, जी तुरंत हाँ। आए बेटा, इट इज कंप्लीट 2 मिनट्स ओनली, 2 मिनट्स दैट्स ऑल। तो बस इतना ही हम कहना चाहते थे। और जो जानने की इच्छा थी वो अब नहीं जानने की, अब उसके उस पर मैं नहीं कुछ कहूँगा। जानने की इच्छा थी, इतना रिसर्च हो रहा है दुनिया भर में, तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हुए हैं, क्या क्या कर देते हैं, पूरे मंगल ग्रह में चले जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ बायोडिग्रेडेबल बनाने का कुछ तरकीब नहीं निकल रहा है। यही कहना था, बस और कुछ नहीं। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, हमारी जरूरत है कहीं पर। थैंक यू तो सर, थैंक यू सर, आप आए थोड़ा और माफ आपने करिए। समापन आपको किया। बहुत शुभ बहुत यात्रा, धन्यवाद सर। बहुत भोज बहुत आपकी बहुत यात्रा धन्यवाद शुभ हो सर सर। आपको। थैंक यू सर, खान थैंक यू, साहब थैंक अभी यू। आए, खान साहब हाँ, अभी वहाँ आ ही गए। गए, आ ही गए हाँ, बोलने के लिए। हाँ, तो ठीक है। पर्यावरण पर कुछ बोले हैं खान साहब। हाँ हाँ, प्रणाम आप सबों को। नमस्कार सर, हाँ, नमस्कार। प्रणाम से प्रणाम। आज क्या हो गया? हम यात्रा में हैं। अच्छा बोलिए बोलिए सर, बोलिए, अच्छा, आपकी अभी आवाज कहाँ अच्छी जा आ रहे रही हैं? है सर। बाहर हैं थोड़ा। हाँ, अमिताभ जी, तो आठ अभी अच्छा, सर लगा सर पाए। से ही समापन करवा दीजिएगा। हाँ। अब तो इन्वायरमेंट पे सभी लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया और टाइम भी हो गया, तो जी। अब ठीक है। कंक्लूसिव मतलब कंक्लूजन के समय में आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। अब अपनी अमृत वाणी सुना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो क्षमा याचना के ऐसा होना नहीं था, लेकिन डिले की वजह से हम फंस गए। बहुत अच्छे विषय पर ये आयोजन किया गया। पर्यावरण अपने आप में जो शब्द है वो परि और आवरण के हमारे इर्द गिर्द जो है, हमें पता भी नहीं रहता है कि हमारे ऊपर में एक आवरण है, और वो आवरण जो चारों तरफ हमारे है उसमें किसी में गड़बड़ी होगी, वो जल हो, वायु हो, मिट्टी हो, धरती हो, जंगल हो, कुछ भी हो, तो आप ये देखेंगे कि हमारे आवरण को जब क्षति होगी तो हमारे वरण को क्षति होगी। और इस विषय में जितने हम काम करें वो कम है। मैं देर से आने वाले आदमी को अधिक समय नहीं लेना चाहिए। मैं आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय को मैं पूर्णतया नहीं सुन पाया, पूर्णतया या कुछ भी नहीं सुन पाया, लेकिन आपके दर्शन कर पाया। इससे पर्यावरण का परिमार्जन जब विद्वान लोग, जब कर्मशील लोग जुटते हैं, उसी से होता है। इन्हीं शब्दों के साथ, भावनाओं के साथ जो आप सबों ने जो कंट्रीब्यूट किया, मनी जी से लेकर ये आगे तक, अभी प्रसाद साहब को एक लाइन सुन रहे थे, अरुणेश्वर जी हैं, उमेश जी हैं, नागेश जी हैं,
प्रोफेसर नीलेश हैं, इतना नाम तो मैं देख रहा हूँ, जोशी साहब हैं, उमेश साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हर एक व्यक्ति, यदि बोला जाता है पर्यावरण के 5, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, तो यदि हम 5 लोग मिले और इस काम को करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, और थैंक यू, सिर्फ आप आए पर्यावरण सर। दिवस पर नहीं, एक बात मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद। पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण की चर्चा करने से कार्य होने वाला नहीं है। हर दिवस, हर दिन पर्यावरण का दिन है, क्योंकि हर दिन उसको हम खराब करते जा रहे हैं। तो हर दिन यदि इसके बारे में सोचें और कुछ नया करें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। हम लोग फिर अगले बार शनिवार को मिलेंगे, शनिवार को अगले बार शनिवार को मिलेंगे। और शनिवार को बीके संजय तैयार हुए हैं, वो अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो बोलेंगे, तो अगले शनिवार को हम लोग फिर मिलेंगे। हम सबको नोटिस भेज देंगे। सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत अभिवादन और पर्यावरण दिवस पर शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद प्रोफेसर नीलेश नारायण धन्यवाद सर, धन्यवाद, वर्मा साहब, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।